वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिटी प्लेटफॉर्म। मैं हूं ऐज़ अहमद और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का लेक्चर नंबर 7 दैट इज सिविलाइजिंग द नेटिव एंड एजुकेटिंग द नेशन। अब ये ब्रिटिश जो यहाँ पे ब्रिटिशर सेक्शन 100 में आ गए हैं, फिर बैटला पलासी बैटला बक्सर लड़ी थी, फिर रेवेन्यू देवानी राइट्स उनको मिल गए थे। आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी कंपनी को एक्सपेंड किया है। उन्होंने जो अवध था वो अपने कंट्रोल में लिया है, वो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था और कैसे उन पे सब्सिडी एलएनएस लगाया गया था। अब क्या आप बोल रहे हैं कि अब ये एजुकेशन सिस्टम को एक्चुअल में यहाँ पर चेंज करने वाले हैं। अब इनको लगा था कि यही तो काफ़ी नहीं है कि हम इनको एक्सपेंड करें, इस कंपनी को एक्सपेंड करें बाय सब्सिडरी एलएनएस, बाय परमानेंट सेटलमेंट, बाय रोटी सेटलमेंट। इन चीज़ों से तो कंपनी तो एक्सपेंड होगी, लेकिन इसके अलावा हमें इनके एजुकेशन सिस्टम्स को बदलने की ज़रूरत है। एज पर द ब्रिटिशर जो यहाँ का जो कल्चर है, यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली डल है, वो टोटली अनसाइंटिफिक एजुकेशन है और इसकी कोई बुनियाद ही नहीं है और ये टेम्पल्स ऑफ डार्कनेस है। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो टोटली मतलब न होने के ही बराबर है और इस एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे एडवांस करने की ज़रूरत है। एक्चुअली दे वांना to change the whole education system of the India. They wanted that Indian जो peoples होंगे they will become Indians by a blood, but इन फिजिकल दे शुड लुक लाइक द यूरोपियंस। और ब्लड के हिसाब से तो ये इंडियंस होंगे, लेकिन उनके खाने का तरीका, उनको बैठने का तरीका, उनको बात करने का तरीका, उनके वर्क करने का तरीका, उनके एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका, उनसे एक दूसरे से मिलने का तरीका, उनका ढंग, उनकी चालाकियाँ, वो सारा कुछ उनके ऑफिशियल का काम, ठीक है ना, वो सारा कुछ कैसा हो जैसे ब्रिटिशर्स चाहते होंगे, जैसे ब्रिटिशर्स चाहते होंगे और ऐसा ही चाहते थे कि ऐसे उनका काम हो, ठीक है ना। और ये चाहते थे कल्चरल मिशन। नाउ द नेक्स्ट मिशन, द नेक्स्ट स्टेप द कंपनी वांटेड हियर, ही वांटेड टू चेंज द कल्चर। और यही कल्चरल मिशन था कंपनी का कि अब ये क्या करने वाले थे, अब ये चेंज करने वाले थे। क्या चेंज करने वाले थे? कल्चर को चेंज करने वाले थे। अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे, यहाँ पर क्या हम पढ़ने वाले हैं एक्चुअल में एजुकेशन सिस्टम की बात करेंगे तो ओल्ड इंसिडेंट टेक्स्ट होते थे, ओल्ड इंसिडेंट टेक्स्ट होते थे। अब इन्होंने इनको चेंज किया है मॉडर्न एजुकेशन में। अब पहले क्या होता था, पहले वो क्या कथक्स होते थे, पहले पोएट्रीज होती थी, पहले कहानियाँ होती थी, पहले दुकान पे बैठ के एक जगह पे मिल के कुछ कहानियाँ बताते थे। हाँ, लैला मजनू की कहानी होती थी, हाँ अलाउद्दीन की कहानी होती थी। लेकिन अब इस कहानी का सिस्टम अब खत्म होते जा रहा है, अब इस सिस्टम को खत्म किया जा रहा है क्योंकि अब यहाँ से प्रिंट कल्चर भी आ रहा है और प्रिंट कल्चर भी आ गया है। जब प्रिंट कल्चर भी आ गया है, इन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इन कहानियों को खत्म किया जाए, क्यों ना इस पोएट्री को खत्म किया जाए। इन्होंने एंशिएंट टेक्स्ट्स को क्या किया, चेंज किया और मॉडर्न एजुकेशन यहाँ पे लाया। और मॉडर्न एजुकेशन कैसे दिया इनको, अब बुक्स रिटर्न मिल गए। अब जब वो दुकान पे जाते हैं, अब ऐसी बातें नहीं होती हैं जैसे पुराने जमाने में होती थी, जैसे स्टोरीज होती थी। नाउ दे डिबेट, डिसाइड, दे डिस्कस ऑन द प्रॉपर वे। नाउ ये किस बारे में बात कर रहे हैं, ये एजुकेशन के बारे में बात करें, ये साइंटिफिक थ्योरीज के बारे में बात करें, ये यूनिवर्स की बात करें। ये जो बात करें वो इंग्लिश में बात करें, यानी कि दे वांट इंडियन पर्सन्स एंड एन यूरोप, यानी कि जैसे इंग्लिश, ये तो इंडियन रहेंगे बाय ब्लड से, लेकिन उनका हर एक जो तौर तरीका होगा वो कौन सा रहे, वो ब्रिटिश रहे। और इसी असना में 1783 में विलियम जॉनसन जो कोलकाता में मतलब इसको लाया गया किस एज ए जूनियर जज, एज ए जूनियर जज। कौन? विलियम जॉनस, कलकत्ता में एज ए जूनियर जज एट सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में ये क्या था, जूनियर जज था। और लेकिन इसके अलावा जो 1783 जो विलियम जॉनस था, ये लैंग्विस्टिक था। ये लैंग्विस्टिक था, लैंग्विस्टिक मतलब कि ये बहुत सारी लैंग्वेजों के माहिर था, यानी कि बहुत सारे लैंग्वेज को जानने वाला था। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे ग्रीक, लैटिन, अरबिक, फ्रेंच, पर्शियन, ये सारे इन लैंग्वेजेस
का माहिर था, जानने वाला था। और इसने क्या किया, इसने स्टडी किया इंडियन कल्चर को। स्टडी इंडियन कल्चर कैसे, इसने इंडियन कल्चर को स्टडी किया। इसने स्पेंड किया टाइम किनके साथ, पंडित्स के साथ, यानी कि इसने पंडित्स के साथ टाइम स्पेंड किया। और इसके अलावा इसने एंशंट टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट किया। और इसके अलावा लॉ पढ़ा, फिलॉसफी पढ़ी, रिलीजियस पढ़ा, पॉलिटिक्स पढ़ा, ठीक है ना। इसने मेडिसिन के बारे में पढ़ा, अर्थमेटिक्स के बारे में पढ़ा। ये सारी कहानी जो थी इसने पढ़ी। इसने विलियम जॉनसन ने, जो कलकत्ता में एज ए जज क्या था, एज ए जज अपॉइंट किया गया था। अब इसके अलावा, इस विलियम जॉनसन के अलावा यहाँ पे और दो स्कॉलर्स थे, हेनरी कोलब्रुक, हेनरी अब ये दो जो स्कॉलर्स थे हेनरी कोलब्रुक और जो नथनियल हिल और हेनरी कोलब्रुक, इन्होंने सेट किया एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल और जर्नल एशियंटिक रिसर्चर, यानी कि ये दो जो थे ये भी एक उस तरीके का आइडिया रखते थे जैसे विलियम जॉनसन कहता था। ये भी ये कहता था कि हमें एंशंट कल्चर्स को पढ़ना चाहिए, हमें इंडियन के कल्चर्स को पढ़ना चाहिए। जब हम इंडियंस के कल्चर्स को पढ़ेंगे, जब इनको समझेंगे, फिर तो हम इंडियंस में तो एडजस्ट हो सकेंगे, फिर तो हम हर्ट जो है, जो इनके दिल हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, वो हम जीत सकते हैं। इन दोनों का भी यही सेम आइडिया था। और ये भी कलकत्ता में उस टाइम प्रेजेंट थे, ये भी लिटरेचर पढ़ रहे थे, ये भी इंडियन टेक्स्ट पढ़ रहे थे। अब इन्होंने सेट किया एशियंटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल और जर्नल एस्थेटिक रिसर्चर्स श्योर डीप रेस्पेक्ट बहुत एंशंट कल्चर्स। ये दोनों जो थे, ये तीनों, हेनरी कोलब्रुक हैं या नेथनियल हिल हैं या विलियम जॉनसन से, ये तीनों आपस में मिलकर ये शेयर करते थे डीप रेस्पेक्ट किनके, एंशंट कल्चर्स के, चाहे वो इंडियन के हो चाहे वो यूरोपियन के हो। यानी कि उनका एक फिलॉसफी था कि हमें रेस्पेक्ट करना चाहिए इंडियन कल्चर के भी और एज वेल एज द ब्रिटिशर्स एज वेल एज द यूरोपियन कल्चर। ये दोनों को क्या करते थे, ये दोनों को रेस्पेक्ट करते थे। इसके अलावा उन्होंने कहा वी हैव टू रीड रियल एंशंट टेक्स्ट। अब जो हमारे पास प्रेजेंट जो टेक्स्ट हैं वो उस तरीके के रियल टेक्स्ट नहीं है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड पीपल ऑफ द इंडियन वी मस्ट रीड द एंशंट टेक्स्ट दैट आर रियल। जो रियल टेक्स्ट हैं उनको पढ़ना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल हिंदूज के, फॉर एग्जाम्पल मुस्लिम्स को। और इनको ये बिलीव था कि बाय दिस वी कैन विन द प्लेस इन द हर्ट्स ऑफ द नेटिव्स, यानी कि जो हम यहाँ पे इंडियंस थे उनके दिल जीतने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें इन बुक्स को, इन टेक्स्ट को पढ़ना चाहिए। और इसके अलावा इन्होंने ये सोचा था कि ब्रिटिश वुड लर्न फ्रॉम देयर कल्चर, और कि ब्रिटिशर जो थे ये इनके कल्चर्स को भी जान सकेंगे, इंडियन लोगों के कल्चर्स को भी अच्छी तरीके से प्रॉपरली जान सकेंगे और उनके दिल में एक जगह सी बना सकेंगे इंडियन पीपल्स के दिल में। और इसके अलावा ये इसमें भी मदद करेगी, आल्सो हेल्प इंडियंस टू डिस्कवर देयर हेरिटेज, यानी कि इंडियन पीपल्स को जब ये लोग पढ़ेंगे, जब ये अपने एंशंट को पढ़ेंगे, अपने एंशंट टेक्स्ट को पढ़ेंगे, उससे क्या होगा, उनको अपना जो कल्चर था, प्रॉपर कल्चर था, वो भी उनको समझ आ जाएगा। और ब्रिटिशर जो थे वो बनेंगे गार्डियंस ऑफ इंडियन कल्चर एज वेल एज मास्टर्स। अब जो वो लोग थे वो जब पुरानी कथा पढ़ेंगे, पुरानी स्टोरीज पढ़ेंगे, अब उनको ये भी समझ आ जाएगा कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो एक साइंटिफिक रीजंस देते हैं, उनके पास एक दलाइल होते हैं, और ये जो ब्रिटिशर्स थे वो मास्टर बन जाएंगे, ये गार्डियंस बन जाएंगे। सो इसके लिए उन्होंने क्या किया, मदरसा को खोला गया 1781 में कलकत्ता में। और इसके अलावा हिंदू कॉलेज बनारस
1791 में खोला गया। तो ये थी कहानी कि अभी तक इन लोगों का ये दिमाग में चल रहा है कि हमें एंशंट टेक्स्ट पढ़ने चाहिए। अगर हमें एजुकेशन सिस्टम को यहाँ पे बहाल करना है, अच्छे से लाना है, तो हमें क्या करना चाहिए। और विलियम जॉनसन की अगर हम बात करेंगे, इन्होंने स्टडी इंडियन कल्चर के लिए टाइम किया स्पेंड किनके साथ, पंडित के साथ। इन्होंने एंशंट हिस्ट्री, एंशंट टेक्स्ट को पढ़ा, लॉ पढ़ा, फिलॉसफी पढ़ी, रिलीजियस पढ़ा, पॉलिटिक्स पढ़ा, मेडिसिन पढ़ा, अर्थमेटिक पढ़ा, मोरलिटी पढ़ा। और सारे जब इन्होंने पढ़ा, जब इस सारे को पढ़ा, तो फिर इसके बाद हेनरी कोलब्रुक और नेथानियल हेलनेट, इन सबों ने एशियन सोसाइटी ऑफ बंगाल यहाँ पे क्रिएट किया और एशियंट्रिक रिसर्चर्स यहाँ पे स्टार्ट किया। और ये इन्होंने बताया। और इसके इन सब चीज़ों को देखते देखते ब्रिटिश ने मदरसा खोल दिया 1781 में कलकत्ता में, और हिंदू कॉलेज बनारस 1791 में खोला गया। अब ग्रेव एरर्स ऑफ द ईस्ट देखो, मगर ये भी बात थी, जब एक साइड से ये कुछ चल रहा था, दूसरे साइड से क्या चल रहा था, बहुत सारे ब्रिटिशर्स इस चीज को क्रिटिसाइज कर रहे थे। क्या हम इंडियन कल्चर्स को पढ़ेंगे, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, उसमें कुछ साइंटिफिक दलील ही नहीं है। ब्रिटिशर्स क्रिटिसाइज द अनरियलिस्टिक विजन, जो विजन था इंडियंस का, जो एशियन का जो विजन था, इसको क्या किया जा रहा था, इसको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। ये फुल ऑफ एरर्स हैं, ये अनसाइंटिफिक हैं और रॉन्ग टू स्पेंड सो मच एफर्ट। ये कह रहे थे कि इट इज टोटली वेस्ट ऑफ टाइम टू स्पेंड सो मच एफर्ट। उस पर अगर हम काम करेंगे, ये तो क्या है, ये वेस्ट ऑफ टाइम है, क्योंकि उसमें कुछ रखा ही नहीं है। हाँ, जेम्स मिल की अगर हम बात करेंगे, तो जेम्स मिल भी उनमें से एक था, जिसने कहा कि नो नीड टू विन द हार्ट, हमें इनके दिलों को दिल में बनाने की जगह जरूरत ही नहीं है। अगर उनको कोई फायदा ही नहीं है, हमें वो चीजें देनी चाहिए जो सही हो, ना कि वो चीजें जो ये चाहते हो। व्हाट इज इम्पोर्टेंट नॉट व्हाट दे वांट। हमें इस पोइट्री को, इस कथक को, इस जो कल्चर था, किनका कल्चर, जो इंडियन लोगों का कल्चर था, इस इंडियन लोगों के कल्चर को क्या करना चाहिए, इनको खत्म करना चाहिए। और फिर 1830 की अगर हम बात करेंगे, यहाँ आता है थॉमस बेबंटन मैकॉले। थॉमस बेबंटन मैकॉले के क्या कहता है, ये कहता है कि इंडिया जो था ये अनसिविलाइज्ड है, यानी कि ये सिविलाइज्ड नहीं है, और इनको सिविलाइज करने की कोशिश जरूरत है। इनको क्या करने की जरूरत है, इनको सिविलाइज्ड करने की जरूरत है। ये कहते हैं कि सिंगल शेल्फ ऑफ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, एक शेल्फ जो यूरोपियन लाइब्रेरी का है, वो पूरा अगर वो कंपेयर करेंगे तो उसको कंपेयर किया जा सकता है पूरे जो होल नेटिव लिटरेचर होगा इंडिया का और अरब और इंडियन का जो पूरा लिटरेचर है, वो एक सिंगल शेल्फ ऑफ यूरोपियन लाइब्रेरी से क्या किया जा सकता है, कंपेयर किया जा सकता है। नो नीड टू वेस्ट मनी, वी शुड नॉट वेस्ट मनी इन दिस कल्चर, इन द इंडियन कल्चर। और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 में फिर यहाँ पे लाया गया, और इस मतलब क्या लाया गया, ईस्ट इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835। इसमें इंग्लिश मीडियम ऑफ एजुकेशन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन हायर एजुकेशन। अब जो लोअर, अगर हम लोअर की बात करेंगे तो 20 लाख स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, क्योंकि 1 लाख पाठशाला थे और हर पाठशाला में 20 स्टूडेंट्स, दैट मींस 20 लाख पाठशाला वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। और ये पॉसिबल नहीं था हर एक को इंग्लिश तालीम दे सके, और इन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा कहाँ पे, हायर एजुकेशन में। नाउ द यूनिवर्सिटीज में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा गया इंग्लिश को। अब जो छोटे बच्चे हैं उनको कौन लोग पढ़ाएंगे, यही लोग पढ़ाएंगे। और स्टाफ मदरसा और हिंदू कॉलेज, और इस मदरसे को और हिंदू कॉलेज को ख़त्म किया गया। इनको बताया गया ये टेम्पल ऑफ डार्कनेस है, और ईस्ट इंग्लिश टेक्स्ट बुक्स को प्रिपेयर किया गया। नाउ द ईस्ट टेक्स्ट बुक्स हैज बीन स्टार्टेड। ये थी कहानी कि अब कैसे चेंज हो रहा है कल्चर मिशन से, कहाँ पर इंग्लिश कैसे स्टार्ट होता है, इंग्लिश की स्थापना कैसे हो जाती है,
और फिर एजुकेशन फॉर कॉमर्स। अब ये भी कहा जाता है कि जब ये इंग्लिश समझेंगे, जब ये इंग्लिश उनको आएगा और ये ट्रेड करने में उनको आसानी होगी, उनको कॉमर्स करने में आसानी होगी, उनको कम्युनिकेशन करने में आसानी होगी। 1854 में कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडियन कंपनी लंदन, वो जो एजुकेशन डिस्पैच एक प्रिपेयर करता है, किसको भेजता है, जनरल गवर्नर ऑफ इंडिया, issued by Charles Wood, president of control of company Woods Dispatch ये प्रिपेयर करते हैं, जिसको वुड्स डिस्पैच कहा जाता है। कौन करता है? इशू करता है चार्ल्स वुड, प्रेसिडेंट जो होता है, प्रेसिडेंट कंट्रोल ऑफ कंपनी, किसको भेजता है? जनरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या हो जाता है इस वुड्स डिस्पैच में? इसमें यूरोपियन लर्निंग पे जोर दिया जाता है। ये बताया जाता है कि अगर ये यूरोपियन लर्निंग करेंगे तो ये ट्रेड करने में आसानी होगी, डेवलप द रिसोर्स ऑफ ए कंट्री, और ट्रूथफुल बन जाएंगे, ऑनेस्ट बन जाएंगे, सिविलाइज्ड बन जाएंगे, बात करने का तरीका उनको आएगा, रहने का तरीका उनको आएगा, खाने का तरीका उनको आएगा, और यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स बनेंगे जब ये ऑनेस्ट बनेंगे, जब ये ट्रूथफुल बनेंगे। और यहाँ पे हमें सिविल सर्वेंट्स की जरूरत है। यहाँ पे हम इन्हीं में से सिविल सर्वेंट्स को निकालेंगे, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स तो आते थे यूरोप से, लेकिन कितने आ जाएंगे, और ज़्यादा तो नहीं आ सकते हैं ना, और कुछ सर्वेंट्स तो यहाँ भी चाहिए थी, और इसीलिए इन्होंने यहाँ पे इसको इंग्लिश एजुकेशन को आम किया था, और एक एजुकेशन डिपार्टमेंट बन गया था। और एजुकेशन डिपार्टमेंट ये चीज़ होती थी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में एक डिपार्टमेंट अलग सा हुआ था, जहाँ पे एजुकेशन हो, जहाँ पे पूरी से एजुकेशन हो, जो ध्यान रखे स्कूल्स में काम चल रहा है, यूनिवर्सिटी में काम चल रहे हैं, बच्चे स्कूल आ रहे हैं, उस तरीके से एक डिपार्टमेंट अलग सा रखा गया। और 1857 में यूनिवर्सिटीज इस्टेब्लिश किए गए, कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में। एक साइड रिवोल्ट 1857 चल रहा था, और दूसरे साइड में यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश हो रहे हैं, कलकत्ता में, मद्रास में और मुंबई में। और इसके अलावा सिस्टम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन भी दिया गया, यानी ये एक एजुकेशन सिस्टम जो था यूनिवर्सिटी में एक प्रॉपर तरीके से लाया गया था। और देखिए कहानी, अब हम देखेंगे कि क्या क्या चेंज आ गए। अब स्कूलों में, लोकल स्कूलों में क्या चेंज आए इस इंग्लिश कल्चर से, इस ब्रिटिशर से। ये थी कहानी कि हमने कैसे देखे कि एजुकेशन मिशन कैसे इन्होंने उठाया था यहाँ से। फिर विलियम जॉनसन ने क्या बताया था एजुकेशन के बारे में। इन्होंने ईस्ट ये जो एंशिएंट टेक्स्ट थे उनको पढ़ा था, और दो स्कॉलर्स हेनरी कोकब्रोक और निथेल हालहेड, इन्होंने क्या बताया था। फिर जब जॉन विलियम मिल्स आया, तो इसने एजुकेशन सिस्टम को किसी दूसरे अंदाज से देखा। फिर थॉमस बेबिटन मैकले ने एजुकेशन सिस्टम को बताया कि वेस्ट ऑफ टाइम कि हम इंडियन कल्चर के मुतालिक पढ़ेंगे, इंडियन टेक्स्ट के मुतालिक पढ़ेंगे। ये एक शलफ अगर हम यूरोपियन की लेंगे तो ये पूरी जो नेटिव जो इनका टोटल वर्थ है लिटरेचर का, इंडिया का और अरबिक का, ये पूरा उसमें समा सकता है, ठीक है ना। तो हमें वहीं से हमें मोनिवेश नहीं करने चाहिए किस पे, इस कल्चर पे। तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे लाना चाहिए। और ये कह रहा था इंडियन पीपल जो हैं वो अनसिविलाइज्ड पीपल्स हैं। और फिर एजुकेशन फॉर कॉमर्स, यहाँ पे एजुकेशन डिस्पैच स्टार्ट होता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और क्या लोकल जो स्कूल्स थे उन पे क्या प्रभाव पड़ता है, लोकल स्कूल्स कैसे लोकल स्कूल्स में क्या क्या चेंज आते हैं। फिर हम देखेंगे महात्मा गांधी और रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में, ठीक। तो बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म। मैं हूं अयाज अहमद, और आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 चैप्टर नंबर 7, सिविलाइजिंग द नेटिव, एजुकेटिंग द नेशन। इससे पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था जॉन विलियम्स ने क्या कहा था एजुकेशन के मुतालिक, ठीक है ना। वो सारी कहानी हमने पढ़ा था कि कैसे ये एजुकेशन जो एंशिएंट इनके पास टेक्स्ट थे वहां से लेकर ये एजुकेशन सिस्टम में न्यू पॉलिसी लाना चाहते थे, कैसे यहाँ पे ये इंग्लिश लैंग्वेज लाना चाहते थे। अब मैंने आपको बताया था कि सेकंड लेक्चर में हम बात करेंगे लोकल स्कूल्स की, उस टाइम पे जहाँ एक साइड से रिवोल्ट 1857 मेरठ से दिल्ली तक हो रहा था, और दूसरी साइड से ये लोग यूनिवर्सिटीज बना रहे थे, दूसरी साइड से एक कॉलेज यानी कि हायर एजुकेशन पे ध्यान दे रहे थे। उस टाइम पे ये मुंबई में
मेरिट में बाकी जगहों पर क्या कर रहे थे, एजुकेशन पॉलिसीज को इंट्रोड्यूस कर रहे थे, एजुकेशन डिपार्टमेंट यहाँ पे ला रहे थे, एजुकेशन सिस्टम यहाँ पे क्रिएट कर रहे थे। लेकिन ध्यान देने की बात ये थी, अगर हायर कॉलेजेस में, अगर हायर यूनिवर्सिटियों में आपने ऐसा कुछ इकदाम उठाए, लेकिन आएगा कौन? आए न वो लोग आएंगे ना जो कहाँ से आएंगे, जो बेस से आएंगे, यानी कि उनको तो क्लास 10th में वही लोग पहुंचेंगे जो क्लास 1st से 8th तक पास करेंगे, क्लास 9th पास करेंगे। तो ऐसी कुछ स्थिति यहाँ पे हुई थी कि लोकल स्कूल्स का क्या हाल था। और यहाँ पर रिपोर्ट एक मिल गया था विलियम अदम, जो विलियम अदम था ये स्कॉटिश ट्रेवलर था, तो स्कॉटिश मिशनरी पे आया था और 1830 में इसने 2 डिस्ट्रिक्ट पे यहाँ पे आ गया था, 2 डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे आ गया था, एक था बंगाल और बिहार। यानी इसने विजिट किया है यहाँ के 2 डिस्ट्रिक्टों में, एक था बंगाल, दूसरा था बिहार। और जब ये 1830 में इन 2 जगहों पे जाता है तो वहां पे इसको ये रिपोर्ट मिलता है, उसको ये पता चलता है कि 1 लाख पाठशाला आर प्रेजेंट, यानी कि बिहार और बंगाल में 1 लाख के करीब पाठशाला हैं और हर एक पाठशाला में 12 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं, हर एक पाठशाला में 12 स्टूडेंट्स प्रेजेंट हैं। दैट मींस कि 12 लाख स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट इन पाठशाला, इन दीज पाठशालास। अब 20 लाख स्टूडेंट्स तो प्रेजेंट इन पाठशालास में हैं, लेकिन ये पाठशालास बनाते कौन है, ये स्कूल्स बनाते कौन है? ये स्कूल्स वो लोग बनाते थे जो वेल्दी पीपल्स होते थे, ये लोग लोकल कम्युनिटी वाले बनाते थे, ये लोग टीचर्स बनाते थे, ये लोग गुरुज बनाते थे। ये कहानी समझ आ गई। अब यहाँ पे क्या था, इन स्कूलों, ये स्कूल कैसे स्कूल थे? इन स्कूल में प्रॉपर मैनेजमेंट था कि नहीं था? नहीं, नो फिक्स्ड फी, इनका कोई फीस ही नहीं था। जो जितना अमीर था वो उस हिसाब से फी पे करता था, जो गरीब था वो उस हिसाब से फी पे करता था। नो प्रिंटेड बुक्स, प्रिंटेड बुक्स इन पर प्रेजेंट नहीं थे, कहीं पे भी लोग मिल जाते थे, कहीं पे गुरु को कुछ स्टूडेंट्स मिल जाते थे, वो वहीं पे पढ़ाना स्टार्ट कर देता था और इनके पास कोई प्रॉपर बुक्स, प्रिंटेड बुक्स नहीं थे। और नो एनुअल एग्जामिनेशन, और एग्जामिनेशन भी एक प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर तरीके से नहीं था। नो रेगुलर टाइम टेबल, अब एक टाइम टेबल स्कूल ओपन करने का टाइम टेबल जैसे आज देखते हैं 9 to 3 या 10 to 4 PM, तो ऐसा कुछ ऐसा उस टाइम पे नहीं था। नो एनुअल एग्जामिनेशन और नो रेगुलर टाइम टेबल भी रेगुलर नहीं था। और कभी कभी कुछ लोग जो थे एक बनियान ट्री के नीचे अंडर बैठ जाते थे और वहीं से पढ़ाना स्टार्ट कर देते थे। और कभी कभी कॉर्नर्स ऑफ द विलेज शॉप, कभी कभार टेम्पल्स, कॉर्नर्स ऑफ द टेम्पल, जो टेम्पल्स थे उन पे भी लोग क्या करते थे, वहां पे भी प्रेजेंट होते थे, ठीक है ना। और नो स्कूल ड्यूरिंग हार्वेस्ट टाइम, और जब खेती बाड़ी का टाइम आ जाता था, ये गरीब लोग जो थे वहीं पे जाते थे, ये जो लोग थे पीजेंट्स लोग जो थे वो वहीं पे जाते थे। कहाँ पे जाते थे? इन खेती बाड़ी करने के लिए। और उस टाइम पे स्कूल बंद रहते थे। और नो सेपरेट स्टूडेंट्स, 10th में कोई पढ़ता हो, 8th में कोई पढ़ता हो, और हर एक स्टूडेंट जो था एक ही क्लास होता था, इनमें अलग अलग से स्टूडेंट्स नहीं होते थे। और न्यू रूटीन्स, एंड अब इनमें तो जरूरत थी किनकी? न्यू रूटीन की, इनमें जरूरत थी न्यू लॉज को, नो लॉज लाने की। अब जब न्यू लॉज लाए गए उसमें क्या होता था, इसमें रेगुलर इंस्पेक्शन स्टार्ट हुए, और रेगुलर इंस्पेक्शन अब स्टार्ट हुए। यहाँ पे 18th सेंचुरी की बात करेंगे तो यहाँ फोकस हो रहा था हायर एजुकेशन में, जैसे मैंने आपको बताया था, यूनिवर्सिटीज पे फोकस हो रहा था, कॉलेज पे फोकस हो रहा था। नाउ द न्यू रूल्स वर अडॉप्टेड हियर, न्यू रूल्स बनाए गए, न्यू लॉज बनाए गए। यहाँ पे नंबर ऑफ पंडित्स जो थे उनको हायर किया गया, उनको क्या मिल गया था, उनको हर एक पंडित को 4 to 5 स्कूल्स उसके अंडर दिए गए, और वो पीरियडिक रिपोर्ट्स उनको सबमिट कर रहे थे ईस्ट इंडियन का ब्रिटिशर्स को, ठीक है ना। इसके अलावा विजिट कर रहे थे और ट्राई टू इम्प्रूव, और वो जा रहे थे इन स्कूल्स में और ट्राई टू इम्प्रूव। अब बिल्डिंग्स क्रिएट होने लगे थे, और ऐसे क्या हुए थे, अब एक पर्टिकुलर फी फिक्स्ड हुआ था। इसके अलावा प्रिंटेड बुक्स अब मिलने लगे थे, अब एनुअल एग्जामिनेशन होने लगे थे, अब रेगुलर टाइम
होने लगा था। अब जो है ना, अब स्कूल्स बंद नहीं रहते थे ड्यूरिंग द हार्वेस्ट टाइम, लेकिन ये गरीब जो थे, जो पीजेंट्स लोग थे, उनके लिए प्रॉब्लम भी हो गई, और पुअर जो लोग थे, वो स्कूल ही नहीं गए। फिर उनको ये प्रॉब्लम हो गई, यहाँ से प्राइवेट स्कूल स्टार्ट हुए थे। यहाँ पे एक कंसेप्ट ऐसा भी हुआ था। अब जो स्टूडेंट्स की सेपरेशन हो गई, अब क्लास की सेपरेशन हो गई, अब अलग अलग से क्लास आने लगे, ठीक है ना। यहाँ पे ये हो जाता है कि लोकल स्कूल्स में कौन कौन से चेंज आ जाते हैं, कौन कौन से रिट्यून में चेंज आते हैं, कौन कौन से न्यू रूल्स फॉर्म हो जाते हैं, तो ये हमने देखा। फिर अब हम देखेंगे एजेंडा फॉर नेशनल एजुकेशन। अगर हम वेस्टर्न एजुकेशन की बात करें, बहुत सारे लोग ये समझते थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो है वो एक अच्छी चीज है, ये मॉडर्नाइज करते हैं इंडियन पीपल्स को। ये स्कूल ज्यादा से ज्यादा होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कॉलेज होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा यूनिवर्सिटी होने चाहिए, और जो कंपनी है, और जो ईस्ट इंड कंपनी है, जो ब्रिटिशर्स हैं, इनको ज्यादा से ज्यादा क्या कर, ब्रिटिशर जो है वो स्पेंड करने चाहिए। अब ईस्ट इंड कंपनी तो रही ही नहीं थी, क्योंकि वाइस राय अब आ रहा था। इनकी ब्रिटिशर जो थे उनको क्या करना चाहिए, स्पेंड करना चाहिए मोर मनी इन एजुकेशन सिस्टम। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जो इस चीज को अपोजिट थे, जो ये कहते थे कि इन्होंने हमें क्या एक क्रिपल बना दिया था। और बहुत सारे आइडियाज हम देखेंगे अभी, कुछ लोग इसके अपोजिट में थे। जैसे हमारे पास रविन्द्रनाथ टैगोर साहब था, जैसे हमारे पास महात्मा गांधी था। तो ये जो लोग थे, ये क्या थे, ये अपोजिट थे किसके, इस जो सिस्टम बनाया था इसने ब्रिटिशर्स के। इंग्लिश एजुकेशन हैज एनस्लेव्ड अस। महात्मा गांधी की बात करेंगे तो महात्मा गांधी क्या कह रहा था कि इन्फीरियर इन द माइंड्स ऑफ द इंडियन। इन्होंने एक डर सा पैदा किया है किन में, इंडियन पीपल्स में एक डर सा पैदा किया है इस एजुकेशन सिस्टम ने, इन इंग्लिश सिस्टम ने, क्योंकि लोग डरते हैं। अब जो वो लोग थे जो अभी पढ़े लिखे नहीं थे, वो तो डरेंगे ही बेचारे उन लोगों से जो पढ़े लिखे थे, जिनको इंग्लिश आती थी, इंग्लिश रूल्स पता थे, रेगुलेशंस पता थे। और इसके अलावा जो वेस्टर्न, हमें ये लगता है कि वेस्टर्न जो सिविलाइजेशन है, जैसे उसने भी कहा था जेम्स विलिस ने, जो वेस्टर्न है वो सिविलाइज्ड है एज कम्पेयर टू इंडिया। और ये कहते हैं कि महात्मा गांधी, इससे लगता है कि वेस्टर्न कल्चर जो था, वेस्टर्न का जो कल्चर है वो सिविलाइज्ड है एज कम्पेयर टू द इंडिया, और वो सुपीरियर है एज कम्पेयर टू इंडिया। डिस्ट्रॉयड प्राइड, और इनने जो प्राइड था, एक ग्रूव था, एक अपना जो कल्चर होता था इंडियन का, वो सारा कुछ इन्होंने नाबूद किया। उन्होंने अपना कल्चर बनाया, अपने ट्रेडिशंस बनाए, अपने रूल्स बनाए, अपने लैंग्वेज बनाया। यहाँ पे टोटली वो क्या करने चाह रहे हैं, कैप्चर, रूल करना चाह रहे हैं। और एजुकेशन जो सेंस ऑफ डिग्निटी, वो एजुकेशन होनी चाहिए जो एक बंदे में एक इन्फ्लुएंस लाए, वो एक एजुकेशन होनी चाहिए जहाँ पे एक इंसान को लगे कि मैं सेल्फ रिस्पेक्ट उसको मिलना लगे, उसको लगे कि मुझे ये एजुकेशन सिस्टम किसी ना किसी चीज में मदद कर रहा है, ठीक है ना। तो वो नहीं जो इंसान को ये दिखाए कि मैं डल हूं, मुझे इंग्लिश आती ही नहीं है, दैट मीन्स कि मुझे कुछ आता ही नहीं। ऐसी बात नहीं है, मुझे उर्दू नहीं आती, मुझे समझ नहीं आता, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूं, दैट डजंट मीन कि ये नाकाबिल है ना, दैट डजंट मीन कि उसको कुछ पता ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। और नेशनल मूवमेंट भी जब महात्मा गांधी ने लॉन्च किया था, उस टाइम भी उसने बताया था कि एजुकेशन सिस्टम्स को खत्म किया जाए, जो उन्होंने किया था यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने। और लेकिन उनके पास सेकेंडरी कोई चारा ही नहीं था, वो जाए तो जाए कहाँ। और लेकिन बहुत सारे फिर स्कूल फिर से चले जाते हैं। नेशनल मूवमेंट में भी उन्होंने ये बताया था कि वो शुड लीव द एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। और ये बोल रहे हैं कि जो एजुकेशन सिस्टम है ब्रिटिशर्स की, दे मेड अस स्ट्रेंजर्स इन देयर ओन लैंड। अब जो खाने का तरीका, अब जो पीने का तरीका, अब जो कहने का तरीका, अब जो बात करने का ढंग, वो सारा कुछ कहाँ का हो रहा है, वो यहाँ पे हो रहा है इंग्लिश का। अब ये यही कह रहा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज हमें रीड और राइट करना चाहिए किन के, मतलब फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स के। लेकिन ये कह रहा है कि प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं आना चाहिए, प्रैक्टिकल उनके लाइफ में नहीं आना चाहिए। ये बोल रहा है कि पीपल उसको वो करनी चाहिए, फोकस करनी चाहिए रीडिंग और राइटिंग को, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज जो वो कर रहे हैं
वहां पे तो नहीं आना चाहिए, ठीक है ना। और इसके बाद रविन्द्रनाथ टैगोर की अगर हम बात करेंगे तो ये इंस्टीट्यूशन अपना ओपन करता है 1901 में। अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर की बचपन की कहानी को देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर जब स्कूल में जाता था, जब क्लास टीचर पढ़ाता था, उसका माइंड आउटसाइड रहता था, ठीक है ना, नेचर की ओर रहता था। और इसने ये सोचा था कि जो ये स्कूल्स हैं ये इस बच्चे को अपने गिरफ्त में लाता है, उसको वो सब चीजें नहीं मिलती हैं जो उसको मिलनी चाहिए। ये बताता है कि फिर इसने क्या किया कि ये जो स्कूल्स होने चाहिए ये बच्चों के लिए एक खुशी का जरिया होना चाहिए, ये उस एरिया में नहीं होना चाहिए जो बिजी एरिया है। फिर इसने 100 किलोमीटर फ्रॉम कलकत्ता रूरल एरिया में क्या किया, स्कूल्स बना दिए। और शुड अडॉप्ट वेस्टर्न गुड थिंग्स, और ये कह रहा था कि हमें अडॉप्ट करने चाहिए वेस्टर्न की जो जो अच्छी चीजें हैं वो अडॉप्ट करने चाहिए, और जो बुरे चीजें हैं उनको खत्म करने चाहिए, उनको अपने अंडर अडॉप्ट नहीं करने चाहिए। लेकिन जो महात्मा गांधी था वो यही बता रहा था कि हमें लीव करना चाहिए ब्रिटिशर्स के स्कूल्स को, ठीक है ना, हमें लीव करना चाहिए। तो ये थी कहानी कि हमने देखा कि लोकल स्कूल्स बन गए थे। अब उनमें कोई फिक्स्ड फी नहीं था, कोई प्रिंटेड बुक्स नहीं थे, कुछ एनुअल एग्जामिनेशन नहीं थे, रेगुलर टाइम टेबल नहीं थे। जहां पे मिल रहे थे स्टूडेंट्स वहीं पे क्या हो रहा था, वहीं पे पढ़ाना स्टार्ट हो जाते थे। कॉर्नर्स ऑफ द टेम्पल्स होते थे स्कूल्स, ठीक है ना, या विलेज शॉप्स में होते थे। और ड्यूरिंग हॉलीडेज स्कूल्स बंद रहते थे और सेपरेशन स्टूडेंट्स नहीं थे। 20 लाख स्टूडेंट्स प्रेजेंट थे बिहार और बंगाल में। लेकिन न्यू रूटीन्स लॉन्च हुए, न्यू रूल्स लॉन्च हुए, अब रेगुलर इंस्पेक्शंस हो रहे हैं। अब पंडित्स को इसलिए बनाया गया कि 4 to 5 स्कूल्स उनको दिए गए, एक एक पंडित को, ताकि वो रेगुलरली वहां पे जाए, वहां पे देखे, वहां पे रिपोर्ट सबमिट करे और इम्प्रूव करने की कोशिश करे। और जो लोग अब गरीब लोग थे अलग से वो नहीं जा पाए, ये भी एक उसका क्या लिमिटेशन हम कहेंगे। लेकिन वेस्टर्न एजुकेशन, बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि वेस्टर्न एजुकेशन जो हेल्प कर रही है मॉडर्नाइजेशन में, मोर स्कूल्स ओपन होने चाहिए, मोर पैसे इसमें लगने चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे, फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, ये बोल रहा था नहीं, ऐसा नहीं, इससे हमें ये पता चलता है कि हम क्रिपल्ड हैं, हम अपने ही लैंड पे क्या है, स्ट्रेंजर्स हैं। या रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो ये भी यही कह रहा था कि कुछ चीजें हमें लेनी चाहिए, कुछ नहीं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, स्टडी प्लेटफॉर्म।